जनरल बोगी और जनरल कैटेगरी में एक अंतर है कि जनरल कैटेगरी है तो ट्रेन की जनरल बोगी की तरह। किस किस मायने में? सुविधा के मामले में, संरक्षण के मामले में। लेकिन जनरल बोगी में टिकट का पैसा बहुत कम लगता है। आरक्षण जिन बोगी में होता है, आरक्षित सीट होती है, स्लीपर है, एसी थर्ड है, एसी सेकेंड है, फर्स्ट क्लास कोच है, उसमें टिकट का दाम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहां उल्टा है। जनरल कैटेगरी ट्रेन की जनरल बोगी की तरह है। किस मायने में? सुविधाओं के अभाव के मायने में, सुरक्षा की चिंता के मायने में, संघर्षों की उपेक्षा के मामले में। लेकिन टिकट उसका सबसे महंगा है। अब सवाल यह है कि अगर टिकट महंगा है तो उसमें कौन बैठेगा? तो उसमें कहा गया कि तुम जहां जन्म लिए हो इससे निर्धारित होगा कि कौन कहां बैठेगा। और जन्म लेना हमारे बस में था नहीं, किसी के बस में था नहीं, इसलिए आपको जन्म से निर्धारित कर दिया गया है कि आप जनरल बोगी में बैठेंगे। और यही है स्थिति। तो जनरल कैटेगरी यानी जनरल बोगी सबसे महंगे टिकट वाली, जिसमें टिकट का दाम बहुत महंगा है, देना पड़ेगा, और सुविधा संरक्षण एकदम से नहीं है। तो ये तो इसकी वर्तमान स्थिति है। अगली बात, हाँ राजू जी, आपका सुझाव बहुत सही है कि जब हमारे साथ यूजीसी लागू हो रहा है, मतलब बीएचयू किसने बनाया? महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। कैसे बनाया? अपने पैसे से? जी नहीं, तमाम रियासतदारों, जागीरदारों और महाजनों के पैसे से। तो शामिल कौन हुआ बनाने में? यही तबका शामिल हुआ। और फिर उसमें सबको पढ़ाया गया 75 वर्षों में। बाबू जगजीवन राम को बिहार से पकड़ कर लाया गया, पकड़ कर मतलब संरक्षण देकर। उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ ब्रिटेन में जाकर पढ़ने से मना कर दिया। और जब वहां से पढ़ पढ़ कर लोग देश की राजनीति में आए, समाज में आए, देश में योगदान किए, देश आगे बढ़ रहा था, तो 75 साल बीत जाने पर कहा गया कि जिन लोगों ने इस बीएचयू बनाया, जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने सबको घरों से बुलाया, जिनको पकड़ कर लाया, हाथ बढ़ाया, साथ निभाया, मनोबल बढ़ाया, पढ़ाया और आगे बढ़ाया, ये जो लोग ये सब कुछ कर रहे थे वो शोषक हैं। उन पर कड़ा कानून लागू होना चाहिए। दोस्तों, सरकार ने ऐसा किया, विपक्ष ने ऐसा किया, अदालत ने ऐसा किया, यह मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। यह कोई चिंता की बात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार राजनीति के लिए कर रही होगी, विपक्ष वोट बैंक के लिए कर रहा होगा, और अदालत उतने तथ्यों और सबूतों के आधार पर कर रही होगी जो उसके सामने है। सही है ना? जो उसके सामने है। लेकिन मुझे चिंता और दुख इस बात का हुआ कि गांव और शहर में बैठा समाज भी जब कहने लगा कि हां आप शोषक हैं तो क्यों नहीं कानून बने। यद्यपि बहुत बड़े पैमाने पर जिन समाज के लोगों को शोषित बताया गया, शोषित, और हमें प्रतिबंधित किया गया, उस समाज के भी तमाम युवा, तमाम बुद्धिजीवी रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मंचों के माध्यम से कहे कि इस तरह का कानून खराब है। लेकिन उनकी आवाज कमजोर थी, और जो लोग ये कहे कि हां सदियों से ये शोषक रहे, इनको दबाया जाए, उनकी आवाज तेज थी। और इसी आवाज ने मुझे डराया, चेताया, जगाया और सुझाया कि तुम इन विषयों पर बात करो, खुलकर बोलो। क्योंकि जिसके लिए खुलकर काम किए थे, परंपराओं का उल्लंघन करके
हमारे पुरखों ने जिनको आगे बढ़ाया वे नैतिकता का उल्लंघन करके हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मानवता का उल्लंघन करके हमको गाली बक रहे हैं और क्रूरता का परिचय देकर कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, तुम विदेशी हो, हम कत्लेआम करके भगा देंगे। उन्हें न तो संविधान की समझ है न संवैधानिकता की लाज है। तब हमको लगा कि हमें जागना चाहिए, हमें परखना चाहिए और हमें कैसे काम करना चाहिए, यह सब मस्तिष्क में आने लगा, कौंधने लगा। इस नाते अगर आप केवल सरकार और पार्टी तक को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं तो आप गलत हैं। अरे ये पार्टी क्यों ऐसा काम कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि आपको डंडे मारने से, आपको अपराधी घोषित करने से, आपको जुल्मी बताने से एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका उसको वोट मिल सकता है, इसीलिए तो कर रही है। यानी आपने जब सब कुछ कर दिया तो इससे जो समाज आगे बढ़ा उनमें से बहुत बड़ा तबका यह है कि इनको दफन कर दो, जिससे कि हम सर्वशक्तिमान बन जाएं और दिख जाएं। उसकी चाहत, उसकी सोच ऐसी डेवलप हुई। और क्योंकि यह लोकतंत्र है, वोट बैंक की राजनीति है, तो जिसकी जैसी सोच है उसके जैसा नारा लगाकर, उसके जैसे कानून बनाकर सरकार में बैठे लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए, विपक्ष में बैठे लोग कुर्सी तक पहुंचने के लिए नारे बदलते रहते हैं। ये तो आप सब जानते हैं। आडवाणी जी को लगा था कि हम ज्यादा कट्टर हैं, अटल जी लिबरल हैं थोड़े कंपैरेटिवली, इसीलिए एनडीए की सरकार बनने पर उनके साथ घटक दल जुड़ गए। मैं तो लिबरल हूं नहीं, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया? वह नेता जो जिस समय कश्मीर में ब्राह्मणों का नरसंहार चल रहा था और जिस समय शेष भारत में मंडल कमीशन के विरोध में, चाहे गलत था या सही था, सवर्ण समाज सड़कों पर नारे लगा रहा था, जूझ रहा था, उस समय वह नेता कमंडल की राजनीति शुरू कर दिया था। उसके लिए बाबरी मस्जिद गिराना और राम मंदिर बनाना इतना महत्वपूर्ण था कि न तो सड़कों पर नारे लगाते युवा उसको दिखे, न कश्मीरी पंडित कश्मीर में चित्कार करते सुनाई दिए। वो अपनी रथ यात्रा निकाला था। अब वही बदलने लगा था और जाकर के जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाया था और कहा था कि जिन्ना सबसे बड़े सेकुलर थे। कहे थे ना लाल कृष्ण आडवाणी। तो नेताओं का चरित्र इसी से जान लीजिए। अगर आप अपने को बिना अपने स्वार्थ के ही किसी के लिए वोट बैंक के तौर पर प्रस्तुत कर देंगे तो कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। आप जब अपने वोट की परवाह करते हुए अगले को अपना वोट देंगे, अपने वोट की परवाह का मतलब अपने लिए अपने वोट की परवाह, यानी अपने हितों की परवाह, तब अगला आपके हितों की पूर्ति भी करता रहेगा। यह ध्यान दीजिएगा।